दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले में जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों ने पहले दिन किया था, एक बार फिर से सभी को लगा था कि जोहान्सबर्ग के मैदान पर भारतीय बल्लेबाज अपने इस प्रदर्शन को दोहराएंगे, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इसका ठीक उल्टा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका गेंदबाजों के द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी के जवाब में भारतीय बल्लेबाजी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे और पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के आउट ऑफ फॉर्म रहे साउथ अफ्रीकी गेंदबाज इस मुकाबले में बेहतरीन रिदम में नजर आए। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं आज के तीनों सत्रों का हाल, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और केएल राहुल में से आप किसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जोहान्सबर्ग के वांडरर्स मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन जारी है, लेकिन वहीं भारतीय कप्तान केएल राहुल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन की पारी के आकर्षण रहे और उन्होंने अपनी पारी में 133 गेंद खेलकर बेहतरीन 50 रन बनाए, जिसमें उन्होंने शानदार 9 चौके लगाए और उसके बाद आखिर में जसप्रीत बुमराह ने भी कुछ बेहतरीन शॉट खेले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 200 का आंकड़ा पार कर गई। दोस्तों आज सुबह जब भारतीय ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जोहान्सबर्ग के इस वांडरर्स मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से ये दोनों भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे और इन दोनों ने ऐसा किया भी। आपको बता दें कि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 15 ओवर तक भारतीय टीम को कोई झटका नहीं लगने दिया। इसके बाद मार्को जैनसन ने आक्रामक दिख रहे मयंक अग्रवाल को चलता कर भारत को पहला झटका दे दिया। वहीं मयंक अग्रवाल ने 35 गेंद खेलकर 26 रन बनाए, जिसमें 5 ताबड़तोड़ चौके भी शामिल थे, लेकिन वहीं रन बनाने की जल्दीबाजी में वो विकेट के पीछे कॉट बिहाइंड होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा एक बार फिर से बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और अपनी खराब फॉर्म को बरकरार रखते हुए वो 33 गेंदों में मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। आपको बता दें कि लंच के बाद पुजारा के रूप में भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा और वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे भी दूसरी ही गेंद पर आउट होकर चलते बने और 2 गेंदों पर भारतीय टीम के दोनों ही सीनियर बल्लेबाज टीम इंडिया को मुश्किल में डालकर पवेलियन जाकर बैठ गए और एक बार फिर से भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होता नजर आया। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हनुमा विहारी ने केएल राहुल के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी निभाई और भारतीय टीम को 100 रनों के करीब पहुंचाया, लेकिन 53 गेंदों में 20 रन बनाकर हनुमा विहारी भी रबाडा का शिकार बने और सुबह से ही जबरदस्त शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल कर रहे साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पा रहा था। हनुमा विहारी के आउट होने के बाद क्रिच पर भारत के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए, जिन्होंने आते ही रन बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया और इसके बाद केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने एक अच्छी साझेदारी करने की कोशिश की, लेकिन मार्को जॉनसन की एक गेंद पर केएल राहुल कैच आउट होकर पवेलियन चले गए और ये भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। वहीं केएल राहुल ने एक बेहतरीन पारी खेली, उन्होंने 133 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 9 बेहतरीन चौके भी लगाए और पूरी भारतीय पारी का आकर्षण रहे। वहीं उनके जाने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने ऋषभ पंत के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला और तेजी से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को चाय तक और कोई झटका नहीं लगने दिया और भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 150 रनों के लगभग पहुंचा दिया। आपको बता दें कि चाय के बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और मार्को जैनसन की एक अंदर आती गेंद पर कॉट बिहाइंड आउट होकर पवेलियन चले गए और एक बार फिर से वो बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और मात्र 150 के स्कोर पर ही टीम इंडिया अपने 6 खिलाड़ियों को गंवाकर मुश्किलों में फंस चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर से भारतीय टीम को एक बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो भी मात्र 5 गेंद खेलकर ओलिवियर का शिकार बने और पहले टेस्ट मुकाबले के द्वारा दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी एक बार फिर से उनका बल्ला खामोश रहा। अब भारतीय टीम के 7 विकेट गिर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय पारी 10 या 15 रन बनाकर ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन ने तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 185 रनों के पार पहुंचा दिया और इस बीच कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। दोस्तों आपको बता दें कि आज रविचंद्रन अश्विन एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। वो जब से बल्लेबाजी करने आए थे तब से ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने शानदार 46 रनों की पारी खेली है। हालांकि पारी के 60वें ओवर में कगिसो रबाडा ने मोहम्मद शमी के रूप में भारतीय टीम को 8वां झटका देकर एक अच्छी साझेदारी का अंत कर दिया। इसके बाद आर अश्विन भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और जल्दी ही रन बनाने के चक्कर में आउट होकर पवेलियन चले गए, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के सबसे बेहतर गेंदबाज कगिसो रबाडा को एक छक्का और एक चौका जड़ा और अभी वो 14 रन की बेहतरीन पारी की बदौलत भारतीय टीम 200 रनों के आंकड़े को पार कर गई है। दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका भारतीय टीम से थोड़ा आगे है। हालांकि पिच को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज भी इस पर जूझते नजर आएंगे। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो वहीं विराट कोहली के बाहर हो जाने के बाद हनुमा विहारी को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला है। दोस्तों जोबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद ओपनिंग करने उतरे सलामी बल्लेबाज
बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और कप्तान केएल राहुल की जोड़ी भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही थी और दोनों ही बल्लेबाज बेहद ही संयम से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। दोस्तों, इस मुकाबले के पहले ओवर में साउथ अफ्रीकी गेंदबाज कगिसो रबाडा की तरफ से बेहद ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके सामने भारतीय कप्तान केएल राहुल कोई भी रन बनाने में कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन दूसरे ही ओवर में सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने धाकड़ शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने दूसरे ओवर की चौथी और आखिरी गेंद पर 2 शानदार चौके जड़ दिए। भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 8 रन पहुंचा दिया और इसी तरह की बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मयंक अग्रवाल ने शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों का यह प्रदर्शन ज्यादा देर तक नहीं चल सका और ब्रेक के बाद डाले गए 15वें ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल मार्को यानसेन की गेंद पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा भी 24 ओवर में ओलिवियर की गेंद पर 3 रन बनाकर कैच आउट हो गए। तो वहीं अगली गेंद पर अजिंक्य रहाणे भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को इस पहले सत्र में ही अपने 3 विकेट गंवाने पड़े। इसके बाद हनुमा विहारी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए काफी समझदारी से भारतीय टीम का स्कोर पहले सत्र की समाप्ति तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। दोस्तों, उसके बाद शुरू हुए दूसरे सत्र में केएल राहुल और हनुमा विहारी की जोड़ी बेहद ही संयम से पारी खेलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां केएल राहुल एक कप्तान के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो वहीं हनुमा विहारी भी एक लंबे समय के बाद टीम में शामिल होकर अपनी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करने लगे हैं। तो वहीं केएल राहुल ने 33वें ओवर में मार्को यानसन की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं 34वें ओवर में भी हनुमा विहारी ने एक शानदार चौका जड़कर भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 71 रन पहुंचा दिया। लेकिन कुछ देर बाद 39वें ओवर में कगिसो रबाडा की गेंद पर हनुमा विहारी अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को 91 रन के स्कोर पर अपना चौथा झटका लग गया और भारतीय टीम इस मुकाबले में बेहद ही सख्त मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, एक कप्तान के तौर पर केएल राहुल फिर से मैदान में टिक कर भारतीय टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग भी रहा है कि वो इस मुकाबले में शतक लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक कप्तान के तौर पर अपने पहले मुकाबले में वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या उनकी ये पारी भारतीय टीम को मुश्किल से निकाल पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। आपको बता दें कि पीठ में जकड़न की वजह से विराट कोहली इस टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए हैं और वहीं पहले टेस्ट मुकाबले की तरह भारतीय ओपनरों ने उन्हें एक बार फिर से भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई है। हालांकि 15 ओवर के बाद भारतीय टीम को एक झटका भी लग चुका है। तो चलिए हम आपको बताते हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले सत्र का पूरा हाल। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और केएल राहुल में से बेहतरीन कप्तान कौन है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय प्रशंसकों को दूसरे टेस्ट मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि जोहान्सबर्ग के इस मैदान पर भारतीय टीम का एक बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने पिछले 29 सालों से वंडर्स के इस मैदान पर एक भी मुकाबला नहीं हारा है और अपने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खेली जा रही टेस्ट सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। लेकिन वही भारतीय टीम को तगड़ा झटका तब लगा जब पीठ में जकड़न के कारण विराट कोहली इस टेस्ट के लिए अनुपस्थित हो गए। उनके बाहर रहने पर टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में है, जिन्होंने विराट कोहली की तरह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों, वंडर्स का यह मैदान शुरुआत में बल्लेबाजी करने के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन केएल राहुल ने एक बहादुरी भरा फैसला लेते हुए पहले बल्लेबाजी चुनी और मयंक अग्रवाल के साथ खुद ओपनिंग करने आए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले मुकाबले की तरह भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। आपको बता दें कि पहला ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा को भारतीय कप्तान केएल राहुल ने बेहद ही रक्षात्मक अंदाज से खेला और इस पूरे ही ओवर में कगिसो रबाडा बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए वियान मुल्डर की जगह टीम में शामिल हुए डॉनी ओलिवियर के इस ओवर में मयंक अग्रवाल ने चौथी और छठी गेंद पर 2 चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवरों में 8 रन तक पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद कगिसो रबाडा के अगले ओवर में भी मयंक अग्रवाल ने एक बेहतरीन चौका लगाते हुए काफी आक्रामक नजर आए और 3 ओवर के खत्म होने तक ही भारतीय टीम का स्कोर 13 रनों तक पहुंचा दिया और एक बार फिर से भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की तरफ अग्रसर हो गए। जिसके बाद अगले 3 ओवरों तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की और 6 ओवरों तक बिना कोई विकेट खोए भारतीय टीम का स्कोर 16 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन वो इसके बाद कगिसो रबाडा के अगले ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर मयंक अग्रवाल ने भारतीय टीम का स्कोर 20 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं आज सुबह से ही मयंक अग्रवाल काफी आक्रामक नजर आ रहे थे, वह किसी भी खराब गेंद को बख्शने के मूड में नहीं थे। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए डॉनी ओलिवियर की 5वीं और छठी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर भारतीय कप्तान केएल राहुल ने भी अपने हाथ खोले और बाद में अगले ओवर में मयंक अग्रवाल ने भी कगिसो रबाडा की गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर भारतीय टीम का स्कोर 32 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 10 ओवर तक 32 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी करके इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को एक बार फिर से एक बेहतरीन साझेदारी निभाई और एक बड़े स्कोर की एक बेहतरीन नींव रखी। और वहीं इसके बाद अगले 3 ओवर तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 13 ओवरों तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 36 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन वहीं 15 ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन की एक आगे की गेंद को कवर ड्राइव लगाने के चक्कर में मयंक अग्रवाल कॉट बिहाइंड आउट होकर पवेलियन चले गए। आपको बता दें कि मार्को जॉनसन की ये आउट स्विंग गेंद बेहद
शानदार थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए आउट ऑफ फॉर्म चल रहे चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय टीम की ओर कोई झटका नहीं लगने दिया और भारतीय टीम का स्कोर 16 ओवर तक 36 रन के बाद बेहद ही रक्षात्मक अंदाज में खेलते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने अगले 4 ओवर में केवल 4 रन बनाकर 20 ओवरों तक भारतीय टीम का स्कोर 40 रन तक पहुंचा दिया और अभी भी भारतीय टीम एक बेहतरीन स्थिति में है।